नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। और आपका ये कार्यक्रम जिसका नाम है ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। हम हर रोज इस कार्यक्रम को आपके लिए लेके आते हैं और हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र और भारत की जनता को समर्पित है। मित्रों, हम आपसे इस कार्यक्रम के बारे में बता दें कि आज बहुत अहम विषय पे हमने आज का ये सेशन रखा है। हमारा देश जब गुलाम था, जी हाँ, वहीं से हम शुरू करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। 1730 में चलते हैं सर, जब हमारा देश गुलाम था। और सभी दर्शकों को नमन करते हुए, उनको समर्पित करते हुए मैं बड़ी माजरत के साथ इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रहा हूं। और आपसे निवेदन है कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम विषय पे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमसे अंत तक आप जुड़े रहिए, क्योंकि आपका कोई भी कार्यक्रम, कोई भी बात इतनी आवश्यक नहीं हो सकती जो आपकी पीढ़ियों को प्रभावित करे। आज का ये कार्यक्रम आपकी पीढ़ियों को, हमारी पीढ़ियों को, इस देश के भावी भविष्य को प्रभावित करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिस अध्यादेश में कहा गया है कि 50 बच्चों से कम वाले सभी प्राइमरी स्कूलों को सरकार बंद कर देगी और उनके बच्चों को नज़दीकी गांव में भेज दिया जाएगा। आपको याद होगा कि अब से 30-35 साल पहले हमारे शिक्षा सत्र में कुछ डेवलपमेंट किया गया था राजीव गांधी के समय में, और कोशिश थी कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। बहुत सारे कार्यक्रम अरेंज हुए, बहुत सारी योजनाएं बनी। हम थोड़ा और पहले चलते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए, ठगने और लूटने के लिए तरह तरह के हथकंडे किए। 1730 के करीब अंग्रेजों का एक पैनल हमारे देश में आया और उसने देखा कि ये जो भारत की भूमि है ये बड़ी ही ऊर्जावान भूमि है और यहाँ पर सदा के लिए काबिज होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने अपने करीब, उस समय जो इतिहास बताता है, करीब 500 अधिकारियों की एक टीम गठित की और उन्हें भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया, जिन्होंने ये सर्च किया कि भारत को किस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ का पर्यावरण कैसा है और यहाँ का एजुकेशन कैसा है। इस बात में लगभग 70 साल का समय निकला और एक बार फिर से जब अंग्रेजों को कोई भी ऐसा कारण हाथ में नहीं आया तो उन्होंने फिर से नए अधिकारियों को एक टीम गठित की और 1817 के करीब अपना एक पैनल बनाकर पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया। इतिहास बताता है कि अंग्रेज भारत को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। अंग्रेज भारत पे सदा सदा के लिए काबिज होना चाहते थे, क्योंकि यहाँ सोने की खदानें थी, यहाँ उर्वरक क्षमता बहुत ज़्यादा थी, यहाँ की मेधा शक्ति बहुत ज़्यादा थी। इसलिए अंग्रेजों ने चाहा कि हिंदुस्तान को सदा सदा अपने कब्जे में रखा जाए। जो दूसरी टीम भेजी गई 1815 के करीब, 1815 या 1817 के करीब, उस टीम ने 1853 के करीब अपनी रिपोर्ट पेश की। उस समय तक देश में अंग्रेजों के प्रति बहुत ज़्यादा उबाल आ चुका था और वो उबाल इस हद तक था कि अंग्रेजों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने सोचा कि भारत को कमांड करने के लिए क्या किया जाए। अपनी टीम जो गठित की गई थी उससे निर्णय लिया गया और अंग्रेजों ने, गोरों ने ये निर्णय लिया
कि भारत के एजुकेशन पर जब तक प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक भारत को कमांड में नहीं लाया जा सकता। 1861 में तत्कालीन लॉर्ड मैकाले ने, उस अंग्रेज अफसर ने पहला एजुकेशन एक्ट भारत में लागू किया, जिस एजुकेशन एक्ट में हमारी गुरुकुल प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। यहां मैं गुरुकुल प्रणाली की भी बात करना चाहता हूं मित्रों। गुरुकुल प्रणाली वो प्रथा थी जब हमारे देश का युवक 16 साल की आयु में पारंगत हो जाता था, वो अच्छा वैद्य बन जाता था यानी डॉक्टर बन जाता था, वो अच्छा शिल्पकार बन जाता था यानी इंजीनियर बन जाता था, वो अच्छा योद्धा बन जाता था, वो अच्छा दार्शनिक बन जाता था, वो अच्छा विद्वान बन जाता था। ये हमारी गुरुकुल परंपरा थी। अंग्रेजों ने इस गुरुकुल परंपरा को खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये गुरुकुल परंपरा रहेगी तो इस हिंदुस्तान को कमांड नहीं किया जा सकता। चूंकि 16 या 17 साल की एज में कोई भी युवक, कोई भी युवती उस समय पारंगत हो जाता था और बाकी समय वो अपने समाज, अपने परिजनों और देश की सेवा करता था। अंग्रेजों ने सोचा अगर यही हालत रही तो हम इनको कभी कमांड नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने 1861 में एक ऐसा एजुकेशन एक्ट दिया जिसको हम आज तक ढो रहे हैं, जिसमें मॉन्टेसरी सभ्यता है, जिसमें पब्लिक स्कूलों की सभ्यता है और जिससे आज हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। हमारा जो युवक, हमारी जो युवती 18 साल में, 17 साल में या 16 साल में अपने देश के लिए तैयार हो जाते थे, आज वो 40 साल की उम्र में पीएचडी करते हैं। आज वो 35 साल की एज में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाते। आप सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, आज हमारे पैनल पर बहुत ही अहम लोग मौजूद हैं। चूंकि देश के लिए ज़रूरी है अच्छा नागरिक बने और अच्छे नागरिक के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छा बचपन उसका गुजरे। अच्छे बचपन में सबसे अहम चीज़ आती है गुरु। और आज हमारे पैनल पर ऐसे ही कुछ गुरुजन मौजूद हैं जो नन्ही सी जानों को, नन्हे से बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनका भविष्य निर्माण करते हैं। तो मेरी मुराद है आज मेरे पैनल पर जो लोग मौजूद हैं, सबसे पहले मेघराज भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर मैं। आप आज हमारे पैनल पर मौजूद हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। मेघराज भाटी जी जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के मंडलीय अध्यक्ष हैं, मेरठ मंडल के, आपका स्वागत है। इसके अलावा श्वेता वर्मा जो गौतम बुद्ध नगर की उपाध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत। राकेश यादव साहब जो मंत्री हैं हापुड़ से, हम आपका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा नीरज चौधरी जी जिला मंत्री हैं आप हापुड़ जनपद से। सुनील सिंह सी ये बुलंदशहर से जिला अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षा संघ के, आपका स्वागत है। और बिल्सन रानी जी जो बुलंदशहर उपाध्यक्ष हैं संगठन की। इसके अलावा विजय भटनागर साहब और बाकी लोग जो हमसे जुड़ते रहेंगे, राकेश यादव जी, आप सभी का स्वागत करते हैं। और आप लोगों से बता दें कि एक अजीम शख्सियत हमारे साथ हैं, सतपाल शर्मा जी जो लुधियाना से हमारे बीच जुड़े हैं और योजना आयोग में शिक्षा विभाग के एक बड़े पद पर वो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आप सभी गुरुजन हैं, चूंकि आज की समरी थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचक हूं, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था कि आप लोग कितने अहम हैं और आज जिस शिक्षा की हम बात करते हैं वो कितना अहम है। ऐसा लगता है कि जो हाल ही में आदेश आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें कहा गया है कि 50 बच्चों से कम वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाए और उनके बच्चों को नज़दीक में अटैच कर दिया जाए, ये कितना घातक हो सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इससे क्या क्या समस्याएं आएंगी, बारी बारी से हम सभी से बात करने की कोशिश करेंगे और इसके समाधान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता हूं हेमराज भाटी जी आपकी तरफ।
जी। सर्वप्रथम तो आपको सादर नमन कि आपने बड़े महत्वपूर्ण विषय को आज अपनी डिबेट में साझा किया है। जी मैं शुक्रिया। इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देता हूँ कि समाज और शिक्षा के प्रति आपका चैनल बहुत जागरूक है। साथ ही हमारे जो चैनल पर जुड़े हुए सभी मेहमान, खासकर आदरणीय सतपाल जी जो योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं, उनका अनुभव भी आज हम लोगों को मिलेगा। मेरे साथ बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष हैं, हापुड़ के जिलाध्यक्ष हैं और अपने बागपत के जिलाध्यक्ष हैं, और मेरी दो महिला साथी भी हैं जो जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं। सभी बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, सभी शिक्षक हैं, साथी हैं। मैं सभी को अपना आप प्रणाम करता हूँ। अभी जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया था, इसमें थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में हुआ, जी और इस बात को लेकर हुआ कि हमारा ननिहाल जो छोटा बच्चा के रूप में हमें मिलता है, जी जो प्राथमिक पाठशाला घर से स्टार्ट करता है अपना शिक्षा और संस्कार, जी उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त करने स्कूलों में जाता है, जी तो कहीं ना कहीं स्कूल और छात्रों के बीच में दूरी थी। जी। पाठ्यक्रम और शिक्षक चलो रहने दो। उनको पूर्ण नहीं हो पा रहा था, हम्म तो उसको लेकर के गठन हुआ। हम्म और आज उसका परिणाम ये है, हम्म। अनेकों आईएएस, पीसीएस, बड़े उच्च वैज्ञानिक जी अधिकारी वर्ग जी। सब उन स्कूलों से निकले हुए हैं। बेशक। अरे बड़े बड़े नेता जो नीतिगत फैसले करते हैं, हम्म वो भी विद्यालयों से निकले हुए हैं। साथ ही उस समय हो सकता है आर्थिक स्थिति देश की ये रही हो कि दूर दूर विद्यालय रहे हो, कई कई गांवों के बीच में एक एक विद्यालय रहा हो। जी लेकिन वर्तमान में जब देश की बात की जाए, आर्थिक खुशहाली की बात की जाए, तो एक तरफ तो हमारी सरकारें ये कहती हैं कि हम हर क्षेत्र में ऊंचाई छू रहे हैं, हम्म और एक तरफ दुर्भाग्य देखिए कि दोबारा स्कूलों को बंद किया जा रहा है, निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, और इन चीजों को जो नीति बनाई जा रही है, ये शिक्षा और शिक्षक और छात्रों के हित में नहीं बनाई जा रही। जी इसके कारण है, मैं विस्तार से बता दूं। 2023-2024 का जो सत्र था, उसमें 2 करोड़ छात्र संख्या थी। जी अब चूंकि तो बेसिक शिक्षकों को बदनाम करना है, बेसिक शिक्षा को बदनाम करना है, जी सरकार नहीं है। तो क्या किया है, मार्च माह जो छात्र संख्या थी जी और अपनी उसको दर्शाया गया कि 14 लाख छात्र संख्या कम हुई है। इसका कारण है, कक्षा 8 से जो छात्रों का कक्षा 9 के लिए पलायन होता है, तो कक्षा 8 की जो संख्या है उसको घटाया जाता है, और नामांकन पूरे सत्र चलते हैं। हम कभी नामांकन बंद नहीं कर सकते, जी। किसी छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। सर ये तो वो अंतर वो 24 लाख का था, जी जिसको हमारी बेसिक शिक्षा की नाकामी दर्शाया गया। जी जी। मैं आपसे इससे आगे मैं आप सवाल इसका नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सवाल ये है कि जो बिगड़े हुए हालात थे, जो भी थे, जैसे भी थे, गवर्नमेंट को उसको सुधारना चाहिए था। लेकिन ये सुधार का कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा तरीका है कि अगर कोई आदमी बीमार है तो उसका गला ही घोट दो। सर मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है, ना कि उसका गला घोटा जाता है। जी। अब जो इन्होंने कहा है कि 40 या 50 से जो कम संख्या वाले स्कूल है वो बंद किए जाएंगे। जी मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, हम सरकार के कर्मचारी हैं। सरकार नीति बनाती है और हम उन पर चलते हैं, लेकिन जो गलत नीति है उस पर विरोध करना भी हमारा कर्तव्य है, उनसे असहमति जताना। सर आपका गुरुजी, आप ही का नहीं, हर नागरिक का ये कर्तव्य है। सरकार जो चुनी जाती है व्यवस्थाओं के लिए चुनी जाती है। श्रीमान जी, मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जब आपके द्वारा यह निर्णय लिया गया, क्या व्यवहारिक था? क्या उससे संबंधित लोगों को उसकी राय नहीं लेनी चाहिए थी? जी बिल्कुल। क्या उस गांव के जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे हमारे स्कूलों में आते हैं, क्या उनसे पूछा कि आपके बच्चों को पड़ोस के स्कूल में भेजेंगे, आपकी क्या राय है? क्या आपने ये तय किया कि वो बच्चे उस गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, पगडंडियों से जाएंगे, रास्ते भी नहीं है, और उनकी सुरक्षा का दायित्व किस पर होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं सुनील कुमार जी के पास चलता हूं, अभी लौटता हूं आपके पास में मेघराज जी। सुनील जी, मेघराज जी, अभी लौटता हूं मैं, एक एक राउंड में सबके पास जाना चाहता हूं।
उसके बाद में हमारी ये डिबेट एक मुकाम पे पहुंचेगी। सुनील साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी सर। सर, ये जो कानून बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने, इसको कैसा लगता है, कैसा देखते हैं, किस मायने में देखते हैं आप? सर, ये बिल्कुल अव्यावहारिक जो कानून है, जहां एक तरफ सरकार घर घर शिक्षा, घर घर बिजली, घर घर विकास की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार गांव में स्कूल बंद करके क्या साबित करना चाहती है, मेरी तो समझ से परे है। आप देखिए, पिछले 50 साल या 30 साल पुरानी बात पीछे हम अगर जाएं, तो हमारे कई गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, जी और हमारे बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे, इसलिए कि भाई दूसरे गांव जाना है, रास्ते में सुरक्षा का भी सवाल है, रास्ते में आने जाने की व्यवस्था का भी सवाल है, तो बहुत सारी प्रतिभाएं हमारी ऐसे ही दबके रह जाती थी। लेकिन जी सरकारों ने फिर सोचा कि भाई घर घर गांव गांव स्कूल अगर बनाए जाएंगे तो शिक्षा का विस्तार होगा, और वो हुआ भी, और आज भी वो बदस्तूर जारी है। लेकिन ऐसी व्यवस्था को बंद करना, स्कूलों को बंद करना, देखिए अगर किसी गांव मोहल्ले में एक बच्चा, मैं अगर एक पर्टिकुलर आदमी की बात करूं, एक पर्टिकुलर छात्र की बात करूं, तो अगर कल्पना चावला के गांव में स्कूल हो गया होता, तो आज हमें बेशक कल्पना बेशक। चावला के रूप में जी जी एक ऐसा नाम नहीं मिला जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया। जी और मैं बात करूं मिसाइल मैन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की, अगर उनके गांव का स्कूल बंद हो गया होता, तो आज हमें एक परमाणु शक्ति के रूप में हम नहीं उभर रहे होते। सर, एक तो बड़ा सरकार नाम, एक बड़ा नाम मैं आपके साथ जोड़े देता हूं, लाल बहादुर शास्त्री। बड़े जी, ही जी मैं उसी पे आ रहा था। जी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमने खुद भी पढ़ा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी नदी पार करके अपने गांव से स्कूल जाते थे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ये जज्बा सब में हो सकता है जो लाल बहादुर शास्त्री जी में था? जी बिल्कुल। हो सकता है कुछ अरे बच्चों में ना सर हो और वो ना जा पाए, लेकिन बहुत अच्छे वो आगे चल के साइंटिस्ट बने, पढ़ लिखे। तो जी ऐसी व्यवस्था को, जहां हम विकास की बात करते हैं, जी जहां हम शिक्षा की बात करते हैं, जी जहां हम घर घर शिक्षा की बात करते हैं, जी तो ये तो पलीता लगाने वाला कानून आप क्यों लेकर आ रहे हैं? तो मेरी समझ से तो ये परे है। मैं चाहूंगा सरकार इसमें संज्ञान ले, और आपके चैनल के माध्यम से, और आज की जो डिबेट आपने रखी है, मैं आपको साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तो लौटता हूं मैं ये शर्मा जी आपकी तरफ। मेरे पास में बागपत से राकेश यादव साहब जुड़े हुए हैं, जो बागपत के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं। यादव जी, आपको प्रणाम। और मैं ये चाहता हूं कि जरा ये जो कानून है, जो अध्यादेश आया है आदरणीय योगी जी की सरकार का, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? लगता है उन तक मेरी बात नहीं पहुंच रही। चलिए, विजय भटनागर साहब, आप बताइए, ये जो कानून आया है, अध्यादेश आया है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, माइक आप अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक खोल लीजिए। आदरणीय सतपाल जी, इसके बाद में मैं आपकी तरफ लौट रहा हूं। जी भटनागर जी। हाँ हाँ, बोल रहा हूं मैं। जी, इसके लिए विरोध जारी है हमारा यहाँ से, जनपद गाजियाबाद से, और इसको गलत दृष्टि से ही देखा जा रहा है। आप ये बताओ, ये बस की व्यवस्था कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम बस की व्यवस्था करें दूसरे गांव में जाने के लिए, क्या ये सही है क्या? सर, किसी कंपनी को व्यवस्था काम सही मिल रहेगी? जाएगा, गुजरात की किसी कंपनी को काम मिल जाएगा, उसकी बसें लग जाएंगी। वो ये कह रहे कि बस की व्यवस्था हो जाएगी दूसरे गांव में जाने। कब तक हो जाएगी व्यवस्था? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बच्चों को वहां तक पहुंचाने की? वो आप ही कौन लाने लेंगे, की? और कौन लेगा? आप ही लेंगे। आपसे जनगणना भी करवाते हैं, आपसे फार्म भी भरवाते हैं, आधार कार्ड भी आप बनाते हैं, आप ही छोड़ के आएंगे बच्चों को। हाँ, हम ही छोड़े, हम तभी तो विरोध कर रहे हैं। हमारा पूरा शिक्षक संघ, पूरा उत्तर प्रदेश का विरोध कर रहा है, और विरोध सही उतरेगा, देखो कामयाबी मिलेगी इसमें। चलिए,
अभी मैं आपके पास लौटूंगा सर, चूंकि एक एक हाँ सर, राउंड। मैं आज ही पहली बार आपसे जुड़े हैं ना, तैयारी करके नहीं आए थे, मुझे अचानक ही फोन आया था आपका, नहीं एकदम नहीं से नहीं फिर नहीं बताएंगे नहीं, आपको। फिर भी आपने जो बोला है सर बहुत अच्छा बोला है, और आप जुड़े रहिए, अभी तो मैं लौट के आता हूँ आपके पास। और वैसे भी वो लोग जिनके बाल उड़े हुए होते हैं वो ज़्यादा अनुभवी होते हैं सर। तो मैं नहीं, आपके ऐसा पास लौट के ऐसा कुछ आऊँगा। नहीं है। वो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं अनुभवी है। होते हैं, हमारे जी पास दो लोग ही तो नहीं, ऐसे भट्टाचार्य हैं। जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही योग्य हमारे हाँ साथी हैं। सर, बिल्कुल लगता है, चेहरा भी बता देता है। श्वेता वर्मा जी, आप एक महिला जी शक्ति, सर। एक महिला शक्ति हैं। आजकल तमाम दुराचार की जी, खबरें जी, हम आए दिन सुनते हैं और आ भी जाती हैं। अभी हाँ अभी जी, एक घटना देवरिया की कल परसों आई। पहले तो आपका धन्यवाद। जी जी सर, सभी देवरी को पहले तो मेरा नमस्कार। जी, और ये टॉपिक आपका वाकई बहुत अच्छा है। काफी मैं दिनों जी से परेशान हो जी रहे थे शासनादेश को लेकर, सभी हम आपस में बात जी करते रहते थे। जी और ये मानिए आप चलते कि ये व्यवहारिक भी नहीं है और कानूनी भी नहीं है। आप ये मानिए कि आरटीई के तहत का धन्यवाद देना कि आपने एक अहम ये कहाँ मुद्दे से को हेलो कौन बोल रहा है? चर्चा हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, आवाज आ हाँ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। जी सर, सभी ये साथी अपना व्यवहारिक माइक भी बंद नहीं कर है ले, फिर रूल। श्वेता जी बोलेंगी। हाँ, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो जाता है। अगर जी। आपका नंबर है तो आप बोलिएगा, वरना आप सुनिएगा। और आपसे ये निवेदन है, कैमरा मत बंद करिएगा। जी श्वेता जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। जी सर, ये मैंने क्या, ये सभी के लिए गलत है। और माइक मेरा तो मानना है कि ये खुला हुआ कानूनी है। भी नहीं है, व्यवहारिक तो छोड़िए। आवाज आ रही होगी मेरी आपको? अरे सर आ रही है, लेकिन जरा श्वेता जी को बोलने दीजिए, आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा आप। जी देखिए सर, आरटीई के शिक्षा का जो एजुकेशन है बच्चे के लिए, 6 से 14 साल का बच्चा साक्षर होना चाहिए हमारे देश में। और ये उसको पूरी तरह से खत्म करता है। मान लीजिए 50 का कह रहे हैं, 49 बच्चों का क्या दोष है कि वो दर दर की ठोकर खाएं? जी है ना। 49 बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। एक तरफ तो ये रूल है कि हम शिक्षक घर में जाके बच्चों को पढ़ाएं, घर घर शिक्षा अवेलेबल कराई जा रही है बच्चे के लिए। और फिर उसको बाद में अब ये कह दिया गया है कि भाई 50 बच्चों से कम संख्या है तो स्कूल ही बंद कर दिए जाएंगे। तो ये समझिए कि कितना भयावह है एक तरह से कि बच्चा स्कूल से भी वंचित किया जा रहा है। शिक्षा से तो शिक्षा जब तो प्राप्त करेगा जब स्कूल में जाएगा। जी और ऐसा कोई साधन नहीं अवेलेबल कराया जाने वाला है या बताया गया है कि बच्चे को उस विद्यालय में जो 2 किलोमीटर बताया जाएगा या 3 किलोमीटर, अभी तो कोई ये बताया ही नहीं जा रहा है कि उस बच्चे को भेजा कहाँ जाएगा। जी चलिए, दूसरा, बच्चा दूर जाएगा भी। लड़कियां हैं, आप देख रहे हैं कि सुरक्षित आज 6 महीने की भी बच्ची नहीं है, 4 साल की भी बच्ची नहीं है और 10 साल की भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। बेशक बेशक, ये आपको, हमको, सबको पता है समाज में। तो जी। वो जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल। हम आपके पास लौटेंगे, चूंकि ये समस्या मामूली समस्या नहीं है। नीरज चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही हो तो इस अध्यादेश पे अपना कमेंट्स दीजिए, उसके बाद में हम समस्याओं को निराकरण की तरफ लेके चलेंगे। जी, सबसे पहले इस महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट आपके द्वारा आयोजित की गई बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसके लिए आपको साधुवाद। सभी विद्वान साथी जैसा कि पहले बता चुके हैं, किसी भी देश की उन्नति के लिए अच्छे नागरिकों का होना बहुत आवश्यक है और अच्छे नागरिकों का निर्माण शिक्षा से होता है। जी, और प्रत्येक घर तक, प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार का दायित्व है। जी, हिटलर कहा करते थे कि जो व्यक्ति सर्वहारा वर्ग को शिक्षा देने की बात करते हैं वो वास्तव में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। जी, यदि सर्वहारा वर्ग को शिक्षा दी जाएगी तो वो अपने अधिकारों की मांग करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल वहीं बिल्कुल। डॉक्टर अमृत्य सेन ने
वहीं डॉक्टर अमर्त्य सेन ने कहा था कि यदि हम सर्वहारा वर्ग को शिक्षा देने में सफल हो जाते हैं तो हमें देश में गरीबी उन्मूलन के लिए अलग से कोई प्लानिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निसंदेह देखिए सभी शिक्षा वर्गों ने शिक्षा को जी, महत्व दिया है। नीरज जी आपने बिल्कुल सही बात कही है और हमारी डिबेट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हमारे सब्जेक्ट आएंगे। हम एक कमेंट्स बाबू सिंह जी से लिए लेते हैं। सर हाँ जरा माइक खोल लीजिए अपना। और मैं नीरज जी आपसे कुछ अहम सवाल हैं वो मैं लूंगा आपसे क्योंकि माननीय मंत्री जी अपना माइक खोल लें। बाबू सिंह जी लग रहा है उनका माइक नहीं खुल रहा है। चलिए सुशील जी दीपक जी को जोड़िए। कौन साहब? सुशील जी दीपक शर्मा जी को गाजियाबाद से जोड़ो। दीपक शर्मा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा भैया। अच्छा नहीं हो पा रहा। हाँ जी मैंने फोन किया था। चलिए कोई बात नहीं सर माइक का बटन होगा मंत्री जी, माइक सामने दूसरे नंबर पे उसको हाँ। क्लिक कीजिए। मुझे लगता है बाबू सिंह साहब अपने माइक को जोड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरे चलिए माइक का बटन है। विल्सन रानी जी के पास चलते हैं। मैम आपका हेलो आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं आपसे जानना जी सर आ रही है। हाँ मैं आपसे जानना चाहता हूं जब तक बाबू लोहिया जी अपने कैमरे को ठीक करते हैं माइक को ठीक करते हैं तब तक मैं आपसे कमेंट्स लेना चाहता हूं। आप एक महिला शक्ति हैं, एक महिला अध्यापिका हैं। एक कोई भी प्राथमिक विद्यालय दूसरे प्राथमिक विद्यालय से कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर होता है, नजदीकी गांव में ही तो होता है। तो आजकल जब हम देवरिया का जिक्र करते हैं, 2 दिन पुरानी घटना है कि बच्चियों को साइकिल मिली थी और वो बच्चियां जा रही थी, उन्हीं को रास्ते में पकड़ लिया। आए दिन अखबारों में देखें दुराचार की घटनाएं सामने आती हैं। तो वो छोटे बच्चे जब गांव के स्कूल में उनको भेजने में माँ बाप को दिक्कत होती है तो पड़ोस के गांव में 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर उनको कौन स्कूल छोड़ के आएगा? बिल्कुल सर, ये बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है और बच्चियों की सुरक्षा की तो बहुत ही विशेष बात है। गांव के स्कूल में भी जब वो बच्चे आते हैं, हमारे पास जो बच्चा आता है वो दिहाड़ी वर्ग का, मजदूर वर्ग का, गरीब परिवार से वो बच्चा आता है। हाँ। सुबह को उनके माता पिता खेत पर जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़कर जाते हैं जी। छुट्टी के समय या तो वो अपने बड़े भाई बहनों के साथ वापस घर जाते हैं या उनके माता पिता उन्हें खेत से लौटते टाइम वापस घर लेके जाते हैं जी। ये स्थिति तो वो मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा गांव 2 किलोमीटर पे हो, वो 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 7 किलोमीटर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उन विद्यालयों में बच्चों को भेजना उनके सामने कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी। सरकार ने ये इतना जो आदेश जारी किया है, इतना संवेदनशील मुद्दा है ये, बड़े बड़े शिक्षाविदों से उनको बात करनी चाहिए थी। दूसरा, इस आदेश का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिस पर प्रभाव पड़ेगा, वो बच्चे, वो अभिभावक, उनके बीच में जाकर ये जरूर बात करनी चाहिए थी और इस पे तब निर्णय लिया जाता कि कितना आप इस चीज को देख पा रहे हैं कि कितना ये पक्ष में है और कितना विपक्ष में है। मेरे ख्याल से अभिभावक बिल्कुल भी इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे। जी। अभिभावक बिल्कुल भी इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे कि उनका बच्चा 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, और ये सब ख्याली पुलाव है कि बसों के इंतजाम होंगे, ये सब होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी बच्चियों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। आप देख ही रहे हैं आए दिन कितनी घटनाएं होती हैं। आप ये देखिए कि इतना ये जो शासनादेश थोपा जा रहा है, कितने बच्चे ये कहते हैं कि खान में से हीरा निकलता है। कितने प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं कि जो उस स्थान तक पहुंच ही ना पाए जहां उन्हें होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस शासनादेश को लागू होने के उपरांत ऐसी कितनी प्रतिभाएं छुपी रह जाएं कि शायद वो संसाधनों के अभाव में वहां तक पहुंच ही ना पाए जहां उन्हें होना चाहिए। जी बिल्कुल। इतने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। इस तरह से ये थोपाथापी ठीक नहीं है और हमारा संघ इसका पूरा विरोध करता है। कोई भी इस पक्ष में नहीं है। सरकार का ये शासनादेश ना छात्र हित में है, ना शिक्षक हित में है और ना राष्ट्र हित में है। ना राष्ट्र हित में है, ना शिक्षक हित में है, ना छात्र हित में है। मैं आपके बाबू सिंह जी भी, हाँ बाबू सिंह लोहिया जी, सर जी आवाज पहुंच रही है सर? सभी हाँ पहुंच रही है सर। हाँ सर अपनी बात सभी कीजिए। के लिए
सभी के लिए सादर नमस्कार। जी, और जी। आज की डिबेट जारी के लिए करने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया और जनाब। इसके बारे में मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि ये जो आदेश सरकार ने जारी किया है अटैच करने का, और 50 से कम की संख्या के जो विद्यालय उनको बंद करने का और बराबर के विद्यालय में बच्चों को अटैच करने का, ये बिल्कुल अव्यवहारिक है। क्योंकि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये साफ कहती है कि 1 से लेकर 30 तक के छात्रों के लिए एक शिक्षक प्राथमिक में अनिवार्य है, और जूनियर के लिए 35 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। जब 30 और 35 पे एक शिक्षक अनिवार्य है, तो फिर 50 से कम वाले विद्यालयों को अटैच करने की जरूरत कहाँ समझी जा रही है? जी, बिल्कुल अव्यवहारिक आदेश है ये। और आरटी एक्ट 2009 स्पष्ट कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जो उनका अधिकार भी है और वो उनको मिलनी भी चाहिए। अगर ये इस तरीके से विद्यालय बंद किए जाएंगे तो वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, जो उनके साथ एक अन्याय है। जी। हमारा संगठन इसका भरपूर विरोध करता है, और इसको सरकार आपके माध्यम से सरकार के सर, अरे बाबूलाल जी, बाबू सिंह जी, सवाल ये नहीं है कि आपका शिक्षक संघ क्या करता है। सवाल ये है कि ये जो अध्यादेश है ये पीढ़ियों के लिए घातक है। सर, मैं और आप 10, 20, 50 साल तक रहेंगे इस दुनिया में, लेकिन जो हमारी पीढ़ियां हैं, अगर ये अध्यादेश जारी हो जाता है, अगर इस तरह की परपाठी लागू हो जाती है, तो हमारी पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। और मैं सीधा चलना चाहता हूं लुधियाना। सतपाल शर्मा जी, ये जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आप जिस समय योजना आयोग में थे तो सर्व शिक्षा अभियान होता था। एक पेंसिल आती थी और पेंसिल पे एक बच्ची का और बच्चे का स्कूल जाते हुए एक कार्टून टाइप होता था, वो मैंने देखा है। लेकिन ये सरकार तो जो अंबानी जी, शिक्षा अभियान के तहत जी सर्व शिक्षा अभियान होता था, बिल्कुल आप श्वेता जी सही कह रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस अध्यादेश के विषय में, इस कानून व्यवस्था के विषय में, और ये जो नई शिक्षा नीति आई है जो बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार है हिंदुस्तान का, इसके बारे में आपसे मैं सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कैसी है ये नीति। सबको नमस्कार। पहले मेरे 2 सवाल हैं कि आज की डिबेट में कोई पॉलिटिशियन है? कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, ये सब लोग गुरुजन हैं। सब टीचर हैं? जी हाँ, सब टीचर हैं। तो पहले तो सबसे मुझे समझ सकते हैं आप पॉलिटिशियन, मैं सबसे जुड़ता हूँ, रोज नेताओं से बात करता हूँ। हाँ जी, मुझे समझ सकते हैं सर पॉलिटिशियन। मैं टीचर से ये पहले सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप अपने आप को सही ढंग में टीचर मानते हैं? ये बताओ पहले। श्रीमान सतपाल जी, जब हम पढ़ते थे तो हमारे देखिए मेघराज जी ने आपके कमेंट्स को नोट किया है सर, वो कुछ कहना चाहते हैं। मेघराज जी अपनी बात को रखिएगा। सतपाल जी जरा सुन लीजिए। जी हाँ, सुनना चाहता हूँ मैं, तभी तो मैंने क्वेश्चन किया पहले। आदरणीय सत्यपाल जी, आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। अगर आप ये सवाल उठाएं कि हम अपने आप को शिक्षक मानते हैं, तो इसके किस तरह प्रमाण दें आपको कि हम शिक्षक हैं? क्योंकि हम अपनी जो परीक्षा है वो पास करके अपना उसके बाद मेरिट के आधार पर हम शिक्षक बने हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको हम अपने साथ लेके चलते हैं, जो देशभक्ति भी सिखाता है, शिक्षण कार्य भी देता है, और अपने हित जो छात्रों को अच्छा नागरिक बना सकता है वो भी गुण रखते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या आपको हमारे अंदर शिक्षक के रूप में देखना है, कृपया हमें बताएं। हम बिल्कुल सही है। और मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए ये भी कहना चाहता हूँ सर, देखिए माफ कीजिए सतपाल जी, आप एक बड़े अधिकारी रहे हैं योजना आयोग के शिक्षा विभाग में, और आप जैसे अधिकारी ही ये नियम कानून बना देते हैं जो हिंदुस्तान की जनता पे कई बार इतने भारी पड़ जाते हैं कि पीढ़ियां तबाह कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर
शिक्षा विभाग में या शिक्षकों में कोई कमी थी। मैं जानता हूँ कमियां सब जगह होती हैं, आज हम उन पे बात नहीं कर रहे कि बहुत सारे टीचर स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत सारे टीचर अपनी जगह किसी दूसरे को स्कूल में भेज देते हैं, और हर जगह ये प्रॉब्लम है कि किसी महानगर के पास रहने वाली शिक्षिकाएं या शिक्षक वो वहाँ नौकरी नहीं करते। मेरे ज़िले में ऐसे कई सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं या उनकी व्यवस्थाएं हैं, इसका ये मतलब तो नहीं होता है कि जो हजारों लाखों शिक्षक हैं वो सभी बेकार हो गए। और अगर व्यवस्था में कमी है। जी, मेरा जो क्वेश्चन था उन्होंने जो जवाब दिया जी, उसमें मैं दो बातें ऐड करूंगा जी भाई साहब। पहली बात तो ये कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और सिलेक्शन में आप मेरिट पे आए हैं, वो आपने जिन टीचरों से आप पढ़े उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करके यहाँ तक पहुँचाया। ये बात मानते हैं आप? ठीक है ना जी? सर ये इनके गुरुजन, दूसरी बात सर इनके गुरुजन योग्य होंगे तभी तो ये योग्य बने। नहीं, वो टीचर, मैं उस टीचर की बात कर रहा हूँ ना जिन्होंने इनको पढ़ाया। हाँ, वो निसंदेह योग्य थे। अब ये आगे टीचर हैं। सबसे पहले तो मैं इन सबसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने किसी स्टूडेंट को ऐसा बनाया कि वो गलत को गलत और ठीक को ठीक कह सके? और आप में से कितने लोग हैं जो ये करेज रखते हैं कि बड़ा अहम सवाल पूछा है आपने। ऑर्डर है आपके सुपीरियर का, हाँ, उसको डिनाई कर सके, कह सके कि ये गलत है, हम नहीं मानेंगे, और आपके लोग आपस में मिल सकते हैं। ये सारा सत्यानाश इसीलिए हुआ है, जो आज का एजेंडा है कि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स दोनों ने मिलके देश का सत्यानाश कर दिया। और उसके अलावा उनके साथ मिलते गए यूनियंस वाले। ये 3 फैक्टर हैं जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी को सत्यानाश कर रहे हैं। अगर पहले, जैसे मैं कहता हूँ, हमारे टाइम में टीचर होते थे ना, तो वो एक उसके लिए छोटी सी मैं बात कहूँगा कि करेज इज नॉट दी ओनली वर्च्यू विदाउट विच ऑल वर्च्यूज आर मीनिंगलेस। तो जिसके पास हौसला नहीं है उसके पास बाकी कुछ भी नहीं है। तो आज की डेट में टीचर जो हैं, सबसे पहले मैं पॉलिटिशियन की बात करता हूँ कि उन्होंने कैसे नुकसान किया है हमारा। उन्होंने नुकसान इस तरह से किया कि उन्होंने सरकारी स्कूलों को ग्रांट्स ना देकर धीरे धीरे कम करते हुए स्कूलों का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड था उसका सत्यानाश कर दिया। सर उन्होंने इसलिए किया। सर मैं आपको रोकते हुए मुझे बात करने दीजिए, बीच में नहीं। चलिए। उन्होंने इसलिए किया कि उनके जो रिश्तेदार थे उनको प्राइवेट स्कूल खोलने की परमिशन दी गई, और वो सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दी ना। और जितने प्राइवेट स्कूल खुले, या उनके रिश्तेदारों के या उनके अपने हैं, और उनमें फीस लेने के लिए सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे जो खत्म किया गया। और आज की हालत ये है, जैसे जो एजेंडा है आपके पास भी, 50 से कम जहाँ स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए। बंद करने की नौबत तक पहुँचाया किसने? पॉलिटिशियंस ने। नंबर 2 पे आ गए ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया कि वो अपनी तनख्वाह जो थी, पहले सरकारी जो तनख्वाह थी कम होती थी, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होती थी। नंबर ऑफ स्कूल बहुत है हमारे। पहले गवर्नमेंट स्कूलों में, हम भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हैं और पढ़ाई का स्टैंडर्ड था। आज प्राइवेट स्कूल में हालत ये है कि जो +2 का बच्चा है उसको +2 वाला ही पास पढ़ा रहा है। डिग्रियां बिक रही हैं, लोग ले रहे हैं, बहुत सारे टीचर भी ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता सब लेते हैं, वो बहुत सारे टीचर भी ले रहे हैं। सरकार पॉलिसी जितनी गलत बनाएगी उसी के हिसाब से टीचर्स को भी परेशान होकर कुछ करना पड़ता है। PhD लेक्चर स्केल देंगे जी, उसके लिए PhD चाहिए। जी सर, मैं कहाँ जा करते हैं वो टीचर? जी सर, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। आपने जो कहा 2 लाख रुपए में बिकती है PhD की डिग्री, तो क्या कभी किसी ने पॉइंट आउट किया? और जो जब आप वो दे देते हो, आपको आगे प्रमोशन भी मिल जाता है, स्केल भी मिल जाता है, और आपका ऑफिसर ये नहीं पूछता कि भाई तू 3-4 साल लगते हैं PhD करने में। सर मैं एक सवाल आपके साथ जोड़े देता हूं, और वो आपसे भी है और बाकी सारे जो मेरे पैनल पे महानुभाव बैठे हैं
इनसे भी है। पहले जो अगर हम अमेरिका की बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुल जीडीपी का करीब कोई 20% खर्चा किया जाता है। अगर हम रूस की बात करें, अगर हम जर्मनी की बात करें तो लगभग 10 से 12% किया जाता है। और इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा भी था। लेकिन अब जब वो 2014 में आए तो उस समय जो बजट दिया जाता था लगभग जीडीपी का 6% दिया जाता था एजुकेशन को। 2 से 3% है। आज की डेट में वो घटते 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 लगभग 2% के आसपास पहुंच गया है। 2 से 3 के बीच में ही है। 2 से 3 के बीच में, चलिए मान लीजिए, वैसे 2 से 2.5 के बीच में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं और मैं ये सवाल आप सभी से पूछता हूं कि आप अक्सर धरना देते हैं, अनशन करते हैं, और खास तौर से मेघराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये सवाल, आप धरना देते हैं, अनशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, डिमांड करते हैं, कब? जबकि आपसे कोई ये कह दे कि इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी लगेगी, आपका थंब लिया जाएगा, तब आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन सरकार ने साथ ही मैं आपको बड़े नम्रता के साथ जवाब देना चाहूंगा। सर मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे जुड़ता हूं और फिर मैं आपसे पूछूंगा। मेघराज जी, मैंने आपसे ही कहा है ये सवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पीढ़ियों के निर्माता हैं और गुरु का स्थान इस दुनिया में सबसे ऊपर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत में हमारे शास्त्र कहते हैं गुरुजन सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है इंसान के जीवन में। जब सरकार ये बजट कम कर रही थी तो आपने ना धरना दिया, ना अनशन किया। आज आपका मिड डे मील बंद हो गया, स्कूलों में बंटने वाली ड्रेस खत्म हो गई, आपके वेतन भत्ते खत्म हो गए और आज आपके स्कूल भी छीनने जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा होने के पीछे क्या आप भी दोषी हैं? मेघराज जी।